हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश सूठवाल। आज अपन एक ऐसे टॉपिक के साथ में हाजिर हुए हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए या फिर ज्योग्राफी नेट जीआरएफ के लिए, केवीएस का एग्जाम या फिर कोई भी स्कूल लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल पेपर है या फिर जनरल स्टडीज का पेपर है उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, एनवायरमेंट और इकोलॉजी ओशियंस के पर्पज से देखेंगे तो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहां पे देख पाएंगे, आप यहां पे देख रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत सा एक पिक्चर यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन किस चीज का है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन मैंने यहां पे एक हिंट के लिए इस टॉपिक का नाम यहां पे दिया हुआ है कोरल रीफ्स। ठीक है, प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियां। कोरल रीफ्स का मतलब वो चट्टाने हो गई या फिर भित्तियां हो गई। कोरल आप हिंदी में कहें तो मूंगा भी कहते हैं, मूंगे की चट्टान, मूंगा या फिर मूंगे की चट्टान भी कह सकते हैं, तो जिसको दूसरा नाम प्रवाल भी है। आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आप देखेंगे पूरी दुनिया में इक्वेटोरियल जो रीजन है, उस इक्वेटोरियल रीजन पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है उसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। आप देखेंगे, अपन पढ़ते हैं कि जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, 0 डिग्री डोल्ड्रम वाला रीजन है, उसमें बारिश है, रेनफॉल है, सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए वहां पे जो डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वो वहां पे मैक्सिमम होती है। ये चीज अपन सबने सुनी हुई है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसी प्रकार से अपन अगर बात करें कि प्रवाल भित्तियां या फिर कोरल रीफ्स की, अभी मैं बताऊंगा कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिनके थ्रू इसका निर्माण होता है, उसकी अपन बातें करेंगे। लेकिन जो डाइवर्सिटी है वो मैक्सिमम पाई जाती है किनकी? कोरल रीफ्स की। जिस प्रकार से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनकी डाइवर्सिटी होती है, उसी प्रकार से कोरल रीफ्स की डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलती है। इसीलिए कोरल रीफ्स की जो मूंगे की चट्टाने हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, उनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस भी कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन मतलब यह हुआ कि जो समुद्र है उसके हरे भरे सदाबहार जो रेन फॉरेस्ट हैं वो ओशियन के किनको कहा जाता है? कोरल रीफ्स को। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पेसीज हैं वो स्पेसीज हैं, इसकी 10 लाख स्पेसीज हैं। किसकी? कोरल रीफ्स की। जो मूंगे की चट्टाने हैं उसकी पूरी दुनिया में 10 लाख स्पेसीज पाई जाती हैं, जिनमें से केवल और केवल 10% का ही अभी स्टडी किया गया है या फिर खोज की गई है। कोरल रीफ्स की अपन बात कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी यहां पे पाई जाती है। अभी अपन देखें कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण की अपन बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मूंगा एक जानवर होता है, छोटा जानवर होता है। सीप आपने देखी होंगी, शंख आपने देखा होगा नदी में या समुद्र के किनारे सीप जो होती है, इस प्रकार से। शंख आपने देखा होगा कि इस प्रकार से शंख का निर्माण रहता है, ये शंख हो गया। सीप हो गई, इस प्रकार की सीप रहती है। तो वो सब जो उसके ऊपर जो खोल रहता है, कवर रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मूंगा है, जो कोरल जो जानवर है, जो एनिमल है, उसका जो शरीर है उसको, उसके द्वारा वो सीक्रेट करता है कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चूना को, लाइम को। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो एक्सक्रीटा होता है, जो त्याग करता है मल त्याग का, उसमें भी वो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चूना का त्याग करता है। उसी खोल से निर्माण होके बनते रहने से एक निर्माण होगा, तो धीरे धीरे वो सभी चीजें, चूने की जो आकृतियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी, तो कोरल रीफ्स का, मूंगे की चट्टान बन जाएंगी बहुत सारी जगह पे। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ का मतलब ये हुआ कि जो कोरल पॉलीसेप्स हैं, मतलब कि जो कोरल एक जानवर हो गया, ठीक है। कोरल जो रीफ बनेंगी वो मूंगे से बनेंगी। मैंने यहां पे लिखा मूंगे की चट्टानों से। मूंगे की चट्टान ही है, उनको हिंदी में अपन बोल देंगे प्रवाल भित्तियां, मतलब कि उसकी चट्टानें। तो जो चूना, उसका जो अस्थि पंजर रहेंगे, जो आपका कोरल है, मूंगा है, और या फिर उसकी कैटेगरी के जो दूसरे एनिमल्स हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। अब ये बात कर रहे हैं अपन कोरल रीफ की, तो ये 25 डिग्री नॉर्थ
लैटिट्यूड और 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में जो आपका ट्रॉपिकल रीजन होगा उसी में आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जगह पे पोलर रीजन में आपको कोरल रीफ देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप देखेंगे सारी की सारी जो कोरल रीफ है पूरी दुनिया में जिनकी बात करते हैं, फुनाफाटी आइलैंड हो गया, मालदीव हो गया, ये सारे के सारे जो कोरल से बने हुए हैं द्वीप हैं, लक्षद्वीप हैं, सारे कोरल से बने हुए हैं, ये आप देखेंगे 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ के बीच में ही पाए जाएंगे, मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाते हैं। ये सारी उसकी कंडीशंस भी अगली वाली स्लाइड में अपन देखेंगे। अब यहाँ पे देखें इस पिक्चर के बारे में, इसकी बात अपन शुरुआत में कर रहे थे। तो ये जो स्थलाकृतियां बन रही हैं, आप देखेंगे ये स्थलाकृतियां, देखो ये स्थलाकृतियां जो बन रही हैं समुद्र किनारे पे, ये मान लो लैंड वाला पार्ट है, उसका जो समुद्री किनारा होता है, मतलब एक क्लास में अपन देखा था कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ की अपन बात की थी कि मतलब महाद्वीप पे जो मग्न तट है, मतलब जो महाद्वीप का ही किनारा है, ये लैंड वाला पार्ट हो गया। जो महाद्वीप का किनारा है वो जो पानी में डूबा हुआ है, उसी के ऊपर समुद्री चबूतरे या महासागरीय चबूतरे भी अपन कह सकते हैं उसको, उन्हीं के ऊपर निर्माण होता है। बहुत ज्यादा गहराई में कोरल रीफ का निर्माण कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखने की बात है। उसकी कंडीशंस भी हैं जिनको एक एक करके अपन देखेंगे। उससे पहले ये देखो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये ओशियन है, और इसके किनारे पे ये देखो एक्यूमुलेशन हो गया, किसका? कोरल है, मूंगा का एक्सक्रीटा रहेगा, वो भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। उसके साथ में कोरल की डेथ हो गई, तो उसका जो शरीर है, उसका मैक्सिमम शरीर का जो निर्माण है वो भी चूने से हुआ है। तो उसके अस्थि पंजर हैं, जो उसके अवशेष हैं, रिमेनिंग पार्ट, रेजिडुअल पार्ट है, वो भी एक्यूमुलेट होके कोरल रीफ का निर्माण करता है। तो आई बात समझ में कोरल रीफ का निर्माण कैसे होता है। और इसकी डायवर्सिटी की बात यहां पे अपन कर रहे हैं, तो टोटल 10 लाख स्पेसीज हैं, मतलब कि इसीलिए इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस, क्योंकि इसकी जो डाइवर्सिटी है समुद्र के किनारे, अभी मैं एक पिक्चर भी दिखाऊंगा, आप देखेंगे समुद्र के किनारे एकदम खूबसूरत सा नजारा आप देखने को मिलेंगे। कई बार जो डाइवर्स हैं, जो डाइविंग करके नीचे की तरफ जाते हैं, इस कोरल रीफ को देखने के लिए जाते हैं, इतनी खूबसूरती रहती है। कई बार आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे या फिर इन सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा कि कुछ टूरिज्म है वो भी बहुत सारा इस पे बेस्ड है। आप देखेंगे कि मालदीव या फिर लक्षद्वीप में आप जाएंगे तो पानी के नीचे ऑक्सीजन की सिलेंडर लगा के वो डाइवर से नीचे की तरफ जाएंगे। अब वो गहराई ज्यादा नहीं होती है, इसकी जो डेप्थ है अपन बात करेंगे इसकी कंडीशंस, तो 60 फैदम तक, उससे ज्यादा 30 फैदम तक, मतलब कि एक फैदम में 6 फीट की गहराई रहती है। तो 6 इंटू 30 का मतलब 180 आपका फिट हो गया। 180 फीट बहुत ज्यादा नहीं होता है। उस गहराई पे जाके ये सारे जो टूरिज्म सेक्टर है वहां पे डेवलप भी होता है। और ये मूंगा की चट्टाने, ये चट्टाने हो गई, लेकिन जो मूंगा है ओरिजिनल जो जानवर रहेगा, एनिमल रहेगा समुद्र के किनारे, इन सब चीजों का निर्माण करता है। तो ऐसा इंटरेस्टिंग अपने पास यहाँ पे टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो कोरल रीफ का निर्माण कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कोरल रीफ का यहाँ पे निर्माण कैसे होगा, वो चीज मैंने बताई कि क्या होता है। कोरल पॉलीसेप्स, मूंगा पॉलीसेप्स, मतलब उस कैटेगरी के पॉलीसेप्स, उस कैटेगरी के कोई भी आपका, उस कैटेगरी के कोई भी आपका दूसरा एनिमल रहेगा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, कोरल पॉलीसेप्स, ठीक है। उस कैटेगरी के जो लाइम है, उसका जो एक्सक्रीटा है, लाइम सीक्रेट करेंगे वो, चूना, लाइम का मतलब होता है चूना, उसको सीक्रेशन करेंगे, ठीक है, अपना मल त्याग करेंगे उससे। और उसके अस्थि पंजर, उसके जो अस्थि पंजर रहेंगे, उसकी जो बोन्स हैं, अस्थि पंजर, नॉट अस्थि, अस्थि पंजर, या फिर उसके जो रेजिडुअल पार्ट है उसका रिमेनिंग पार्ट है, उसके द्वारा कोरल का निर्माण होता है, जिसको अपन कहते हैं मूंगा, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस की बात करने वाले हैं अपन, ठीक है, कि कौन कौन सी कंडीशंस में इसका निर्माण होगा, किसका? कोरल रीफ का, मतलब कि कैसी कंडीशंस होनी चाहिए जिसकी वजह से कोरल रीफ का निर्माण हो गया। तो एक नंबर पे मैं बात करूं कि जो टेम्परेचर है
समुद्र के जो सी सरफेस है उसके नीचे जो टेम्परेचर है समुद्र का, जो उस जगह पे जिस रीजन में, वो लगभग आपका होना चाहिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? इससे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो भी कोरल का निर्माण नहीं होगा, कोरल रीफ का निर्माण नहीं होगा। इससे कम टेम्परेचर होगा तो भी बहुत ज्यादा ठंड को यह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो हो गया आपका 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो गया। दूसरी बात, जो इसकी गहराई रहेगी, समुद्र किनारे से जो समुद्र के ये इनका जो निर्माण होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होता है, समुद्री चबूतरों पे, महासागरीय चबूतरों पे, तो उसकी जो गहराई रहेगी 60 फैदम, फैदम, ठीक है, 60 फैदम से ज्यादा उसकी गहराई नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 180 फीट, एक फैदम रहता है आपका लगभग 6 फीट के बराबर, इससे ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, 180 फीट, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज यहां पे पॉइंट ये आएगा कि जो मैंने एक रीजन बताया, कौन सा? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ, ठीक है, इस रीजन में ही इनका निर्माण होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट यहां पे ये है कि जो समुद्र का जो पानी है वो बहुत ज्यादा साफ, अत्यधिक क्लीन या फिर साफ पानी नहीं होना चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा गंदा भी नहीं होना चाहिए। बहुत गंदा भी, जो वाटर है, सी वाटर है, वो बहुत ज्यादा क्लीन रहेगा तो भी उनको जो खाने के लिए एलिमेंट्स है मूंगे को, वो थोड़ा थोड़ा धुंधला पानी रहेगा तो उसमें बेटर रहेगा। बहुत साफ भी नहीं और बहुत गंदा पानी भी उनको आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज ये कि पांचवा पॉइंट, जो कंडीशंस की मैं बता रहा हूं कि समुद्री जो करंट्स हैं, ओशियनिक करंट्स, ओशियनिक करंट्स हैं और जो धाराएं रहेंगी उनसे इनको खाना मिलेगा। मतलब वो बह के आएंगी तो बहुत सारा प्लैंकटन लाएंगी या फिर दूसरे जो एलिमेंट रहेंगे उनको खाने के लिए लाएंगी। तो इसलिए कभी भी बंद सागर रहेगा, मतलब क्लोज्ड सी रहेगा, क्लोज्ड सी में कभी भी कोरल रीफ का निर्माण नहीं होता है। आई बात समझ में? तीसरी चीज यहां पे पांच हो गई। छठा पॉइंट यहां पे ये है कि इनका निर्माण है आपका कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ मतलब कि महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट पे ही इनका निर्माण होएगा। आई बात समझ में? उसके बाद में सातवां पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं, सातवां पॉइंट यहां पे ये है कि जो सैलिनिटी है, पानी की जो सैलिनिटी है वो आपकी 27 पर 1000 ग्राम से 30% या बोलेंगे पर 1000 बोलेंगे, ये सैलिनिटी को मापने का यूनिट है। 27 से 30, 27 से 30 ग्राम पर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। इससे ज्यादा या फिर इससे कम सैलिनिटी उसकी नहीं होनी चाहिए। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि जो कोरल रीफ हैं उनको बनने की जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। आई बात समझ में? तो ये 6 से 7 पॉइंट हैं। स्टेटमेंट देके भी कई बार मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन भी पूछ ले सकता है कि कंडीशंस कौन कौन सी, इंटरव्यू में पूछ लिया इस प्रकार से। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो टेम्परेचर हो गया यहां पे आपका, यहां पे टेम्परेचर हो गया, फैदम 60 फीट फैदम हो गया आपका, ये गहराई हो गई, ये गहराई हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन हो गया, बहुत साफ या बहुत गंदा पानी नहीं होना चाहिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जरूर होना चाहिए। आई बात समझ में? टेम्परेचर के साथ ही जो सैलिनिटी वाला पार्ट है वो हो गया। ओशियनिक करंट है वो भी क्लोज सी नहीं होना चाहिए, ओपन सी होना चाहिए। आई बात समझ में? तो क्योंकि ज्यादा गहराई यहां पे रहेगी, 60 फैदम है, उससे ज्यादा गहराई रहेगी, तो एक गहरे पानी में एक तो सनलाइट पहुंच नहीं पाएगी आपकी, दूसरे एलिमेंट है फिर जैसे कैल्शियम वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपको गहराई में जाएंगे तो धीरे धीरे कम मिलती हैं। तो ये इसकी कंडीशंस हो गई, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं कि अपन टाइप्स की बात यहां पे करेंगे, ठीक है, कि जो कोरल रीफ है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे कोरल रीफ के मेजरली 3 टाइप्स निकल के आते हैं। सबसे पहला है फ्रिंजिंग सीआर, सीआर मैंने लिखा है यहाँ पे कोरल रीफ के लिए,
फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग का मत होता है तटीय, फ्रिंजिंग का मतलब ये होता है तटीय या फिर बॉर्डर, किनारे किनारे, या फिर मान लो कि ये कोई क्षेत्र है, इसके किनारे किनारे, ये कोई रीजन है, मान लो कि ये एक रीजन हो गया, तो इसके किनारे किनारे, ठीक है, तो इसके किनारे किनारे अगर डेवलपमेंट होगा किसका, कोरल रीफ का, तो अपन बोलेंगे कौन सा, फ्रिंजिंग सीआर, फ्रिंजिंग सीआर, फ्रिंजिंग सीआर होगा तटीय, ठीक है। दूसरा हो गया आपका बैरियर सीआर, इसको अपन बोल देंगे अवरोधक, बैरियर नाम से ही आपको पता लग रहा है, अवरोधक मतलब कोई बैरियर रहेगा, वो सीआर, मान लो कि ये किनारा है, किनारे के पास में ही इसका डेवलपमेंट होगा, मैं एग्जांपल लेके को सारा का समझाऊंगा अभी, इसके किनारे ये बैरियर यहां पे आ गया, देखें किनारे की तरफ अपन जाएंगे तो ये बैरियर यहां पे देखने को मिलेगा, तो समुद्र के तट के थोड़ा सा दूर जाके एक बैरियर के रूप में अगर निर्माण होगा तो अपन उसको कहेंगे बैरियर सीआर, मतलब कि कोरल रीफ। तीसरा प्रकार हो गया एटोल, एटोल प्रकार का, कोई द्वीप है उसके चारों तरफ एक किनारे में घोड़े की नाल की तरह अगर निर्माण होगा तो उसको अपन कहेंगे एटोल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोरल रीफ यहां पे 3 हो गए, मैं एक एक करके इसको समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहला है यहां पे फ्रिंजिंग या फिर तटीय, ठीक है, ये कोई एक समुद्र का किनारा है, मान लो समुद्री तट है, ये तट हो गया, ये लैंड वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इसके किनारे पे, इसके किनारे पे इस प्रकार से कोरल रीफ का निर्माण होगा तो इसको अपन कहेंगे फ्रिंजिंग। आई बात समझ में? कई बार ये होता है किनारे के साथ में यहां पे एक गैप भी देखने को मिलता है, जैसे ये वाला गैप हो गया, ठीक है, इस गैप में यहां पे आपका निर्माण नहीं हुआ किसका, कोरल रीफ का, और इस समुद्र के किनारे ये वाला पार्ट हो गया लैंड, ठीक है, ये वाला लैंड का पार्ट हो गया, ठीक है, और इसके किनारे किनारे ये निर्माण हुआ किसका, ये फ्रिंजिंग सीआर का, फ्रिंजिंग सीआर का, ठीक है, कोरल रीफ का। तो समुद्र के किनारे तटीय, देखो इसको मैं एक एंगल से और यहां पे दिखाता हूं कि मान लो कि ये समुद्री तट है, ठीक है, ये समुद्री तट हो गया, और ये हो गया आपका सी लेवल, पानी है, ये सी लेवल हो गया। अब इस समुद्र तट पे जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ये वाला जो पार्ट है, ये है आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ मतलब महासागरीय चबूतरा। अब इसके किनारे पे इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से इनका निर्माण होगा, किनका निर्माण होगा, आपका तटीय का, फ्रिंजिंग सीआर का, ये हो गई आपकी फ्रिंजिंग सीआर, मतलब कि तटीय प्रवाल रीफ या फिर चट्टान, उसकी फ्रिंजिंग। मैं दूसरे एक व्यू से, दूसरा एक एंगल से मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको अपन कहते हैं राइट एंगल, उसके हिसाब से मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो गया आपका लैंड वाला पोर्शन हो गया, ये पूरा पूरा महासागरीय कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। दूसरे मैं इसको कलर से मैं दिखा देता हूं कि ये वाला पार्ट हो गया आपका लैंड वाला पार्ट, और ये हो गया सी वाला पार्ट। आई बात समझ में? तो सी वाले पार्ट में ये ओशियन है। अब ओशियन की सरफेस के ऊपर तो इसका निर्माण नहीं होगा कोरल रीफ का, क्योंकि कोरल कभी भी सी के सरफेस के ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहां पे ये जो निर्माण हुआ है किसका, कोरल रीफ का, ये एक प्रकार हो गया किसका, फ्रिंजिंग सीआर। कई बार ये होता है कि यहाँ पे जो गैप बन गया तो इसमें बोट्स आके, ये कोई है ना, छोटी छोटी बोट्स हैं, यहाँ पे आके आराम से खड़ी हो जाती हैं या फिर उनको किनारे लगा दिया जाता है। तो कई बार इसको बोल दिया जाता है कि ये भाई बोट चैनल का भी निर्माण करती हैं, कौन, फ्रिंजिंग सीआर। एक टाइप यहां पे कंप्लीट हो गया। दूसरे टाइप की अपन बात करें यहां पे, वो है आपका बैरियर, ठीक है, अवरोधी, बैरियर या फिर अवरोधक। मैंने यहां पे डायग्राम बनाया, ठीक है, ये हो गया आपका लैंड वाला पोर्शन, ठीक है, ये लैंड है, लैंड वाला पोर्शन है, ये जमीन है, समुद्र किनारा हो गया, यहां पे ये ओशियन है। ओशियन किनारे पे थोड़ा दूर जाके, एकदम किनारे पे नहीं, किनारे पे होगा तो उसको अपन तटीय ही बोल देंगे या फिर फ्रिंजिंग बोल देंगे। समुद्री किनारे से थोड़ा सा दूर जाकर इस प्रकार से इस आकृति में किसका निर्माण होगा, कोरल रीफ का। बनेंगी कैसे, ये मूंगे की चट्टाने, मूंगे से, कोरल का जो एक्सक्रीटा है, जो उसके अस्थि पंजर है, उससे इसका निर्माण होगा। अब ये इस किनारे से थोड़ा दूरी पर है, देखो ये गैप है इसमें, और इस प्रकार से लाइन पे यहां इसके पैरेलल किनारे पे लैंड वाला पार्ट है, तो इसको कहेंगे अपन बैरियर। बैरियर क्यों,
इस किनारे पर आने के लिए अपने लिए ये बैरियर का काम कर रहा है, अवरोधक का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बैरियर। अब यहाँ पे जो झील बनेगी उसको लैगून झील भी कह सकते हैं, उसको कहेंगे अपन लैगून झील। समुद्र के किनारे का समूह, लैंड वाला पार्ट और ये वाला जो कोरल रीफ है उसके बीच में जो ये लेक बनेगी उसको लैगून झील बोल देंगे। तो इस प्रकार से पैरेलल जो बनेगा एक अवरोधक के रूप में, देखो अपन आएंगे बोट से या फिर कोई भी रास्ते से पानी में बोट से आएंगे तो अपने लिए बैरियर का काम करता है। आई बात समझ में? इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। कैसे? छोटा डायग्राम बनाता हूं। ये ऑस्ट्रेलिया का मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये न्यूजीलैंड वाला पार्ट हो गया, ये न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है आपका, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इस जगह, ठीक है, इस जगह पे एक बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है जो दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है या फिर मूंगे की चट्टान है। उसकी जो लंबाई आप देखेंगे 1920 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यहां से शुरुआत होगा और यहां तक 1920 किलोमीटर की लंबाई। यहां पे देखेंगे इसका जो गैप है, इस तरफ तो 11 किलोमीटर है, इस तरफ आप देखेंगे तो 128 किलोमीटर के लगभग ये गैप है, और बीच में ये जो बन गई है ये आपकी लैगून लेक बन जाएगी। आई बात समझ में? यहां पे मैंने लिखा भी है ग्रेट बैरियर रीफ। कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर, नॉट पश्चिमी, पूर्वी किनारे पर 1920 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो गई। आई बात समझ में? तो ये है ग्रेट, ग्रेट का मतलब कि बड़ी है, इसका आकार बहुत बड़ा है, ग्रेट बैरियर रीफ। और आप देखेंगे कि टूरिज्म के पर्पज से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, टूरिज्म के पर्पज से। अब जो ये बैरियर रीफ है इसमें क्या होता है कि कई बार इस बैरियर रीफ में इस जगह पे कुछ कट होता है। मान लो कि यहां से ब्रेक है, ठीक है, ये ब्रेक होगा यहां से, तो इसमें से पानी फ्लो होके यहां पे आ जाएगा, पानी का फ्लो होके यहां पे आ जाएगा, लेक का निर्माण तो होगा ही। अब ये जो इनको बोलेंगे जब हाई टाइड रहेगा तो पानी इधर से आएगा, तो इसको बोल देते हैं अपन टाइडल इनलेट। इनलेट का मतलब अंदर आने का रास्ता। तो ये हो गए आपके टाइडल इनलेट्स, मतलब कि जो पानी को अंदर की तरफ लाएंगे टाइडल इनलेट्स। कब लाएंगे? जब टाइड रहेगा, हाई टाइड रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो टाइप हो गया दूसरा बैरियर वाला। बैरियर का मतलब समुद्र के किनारे। पहला वाला देखो बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। पहला था आपका फ्रिंजिंग सीआर, तटीय, तट के समुद्र के किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे यहीं पे बना हुआ है। आई बात समझ में? दूसरा है समुद्र के किनारे से दूर हटके यहां पे एक लंबी आकृति में इस प्रकार से ये बना हुआ है। इसका एग्जाम्पल भी है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और ये पैरेलल रहेगा समुद्र के किनारे, जैसा एग्जाम्पल हो गया आपका ग्रेट बैरियर रीफ, यहां पे मैंने इसको बताया। तीसरा टाइप आपका आएगा यहां पे, इसी के मैं कुछ पिक्चर्स में आपको दिखाना चाहता हूं किसकी, ग्रेट बैरियर रीफ की। यहां आप देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे समुद्री जो सी सरफेस है उसके नीचे आप देखेंगे ये जो चट्टानें बनी हुई है। देखो ये जो चट्टानें बनी हुई हैं, ये सभी चट्टानें, ये सारी चट्टानें क्या है? कोरल रीफ है, मूंगे की चट्टानें हैं। समुद्र का सरफेस यहां पे देख सकते हैं, ये सनलाइट आपको दिख रहा है, मतलब कि यहां पे आपको सनलाइट दिख रहा है, सूर्य का किरणें जो दिख रही हैं, सनलाइट। बहुत इसकी गहराई नहीं है, 60 फैदम से ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तभी इसका निर्माण होगा। अब ये देखेंगे बहुत सारी इसकी स्पेसीज रहेंगी, और ये है आपका कोरल रीफ। ये समुद्र की चट्टानें हैं, साथ में जो ये फ्लोरा फोना दिख रहा है आपको, वनस्पति है, ये मोलस्क आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फिश है यहाँ पे। तो समुद्र के किनारे इसकी जो डाइवर्सिटी रहेगी, अपन ने अभी बात की थी कि जो कोरल रीफ है उनकी पूरी दुनिया में 10 लाख स्पेसीज हैं। आप देखेंगे उसमें से केवल और केवल 1 लाख की स्टडी की गई है या फिर रिसर्च किया गया है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के कारण द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, अब रेन फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट वो आपको मिलेंगे इक्वेटोरियल बेल्ट में, इक्वेटोरियल रीजन में, जैसे कि ब्राजील, इंडोनेशिया या फिर कॉन्गो बेसिन वाले ग्रेट जो रेन फॉरेस्ट हैं
लेकिन ये जो रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा कि तुलना के हिसाब से कि इनकी डाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, यहाँ पे मैक्सिमम देखने को आपको मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। एक पिक्चर यहाँ पे फिर से बना के दिखाई गई है कि ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसके बिल्कुल पैरेलल, ये साफ साफ दिख भी रहा है, देखो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसकी पैरेलल कुछ दूरी पर, यहाँ पे इसकी 128 किलोमीटर, ये 11 किलोमीटर, और टोटल इसकी लंबाई है वो हो गई आपकी 1920 किलोमीटर। इसके उत्तरी पूर्वी किनारे पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी किनारे पर। इसके बाद में जो लास्ट और थर्ड वाला जो इसका टाइप है वो है आपका एटोल। काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला एटोल। एटोल का मतलब ये हुआ कोरल रीफ, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये एक कोई रीजन है, इस रीजन में आप देखेंगे कि अब इसका जो गहराई होगी वो 60 फैदम से ज्यादा तो नहीं होगी, ये चीज तो क्लियर है, 60 फैदम से ज्यादा गहराई नहीं होगी। मतलब कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट मतलब डूबा हुआ पार्ट है, उसी के नीचे इसका निर्माण होगा। तो धीरे धीरे जब ये एक्युमुलेशन होने लगेगा, जुड़ने लगेगा प्रवाल का, उसकी जो अस्थि पंजर है, उसका जो एक्सक्रीटा है, तो इस प्रकार से एक स्थलाकृति बनेगी, गोल स्थलाकृति। एटोल है वो आकृति में गोल रहते हैं इस प्रकार से, एक घोड़े की नाल जैसे गोल, बिल्कुल एटोल, एटोल मतलब गोल। फिर इस प्रकार से कई स्थलाकृतियां बनेंगी। आप देखेंगे कि मालदीव या फिर लक्षद्वीप का आप मैप देखते हैं तो एटलस में जाके आप देखना, उस मैप में इस प्रकार की छोटी छोटी स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इनके द्वारा कोरल रीफ का निर्माण अभी हुआ नहीं है, कि स्टेज में है, उससे पहले की स्टेज में है, और इनको अपन कहते हैं कोरल बैंक, मतलब कोरल के किनारे, या फिर बैंक हो गया मतलब कि उसका किनारा या फिर उसका शुरुआती उसका स्टेज हो गई, इसको बोलेंगे अपन कोरल बैंक। या फिर यहाँ पे कोई एक आइलैंड है, उसके चारों तरफ कोरल का यहाँ पे निर्माण हो गया है और ये पूर्ण तरीके से इसका निर्माण हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे एटोल। हिंदी में अपन इसको लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से एटोल अपन लिख सकते हैं। ये इसकी पहली स्टेज है, उसके बाद में ये बनने की शुरुआत है एटोल बनने की, किससे? कोरल रीफ से। तो ये कोरल एटोल भी इसको बोल सकते हैं, या फिर ओनली एटोल बोलेंगे तो भी चलेगा। प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर में, रेड सी में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको कोरल एटोल देखने को मिलेंगे। आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है, फुनाफुटी। फुनाफुटी नाम का एक एटोल है, ठीक है। ये एटोल है फुनाफुटी नाम का, काफी फेमस है, वो इसी का एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। एक वलय के रूप में, एक घोड़े की नाल की जो स्थलाकृति इसके चारों तरफ, इसको मैं एक दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लो कि ये सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल हो गया। इस सी लेवल पे मान लो कोई आइलैंड है, इस प्रकार से कोई आइलैंड है, दूसरी प्रकार से यहां पे फिर से इसका उभार आ गया, ठीक है। अब ये जो आइलैंड्स हैं दो, इसके ऊपर ये समुद्र के किनारे पे यहाँ डूबा हुआ है या फिर निकला हुआ है, तो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे एक्युमुलेशन होने लगेगा, किसका किसका होने लगेगा? कोरल रीफ का। इसी प्रकार से इस आइलैंड पे भी ये एक लैगून झील का निर्माण हो गया, यहाँ पे एक झील है। बाकी इन दोनों आइलैंड्स पर आपको एटोल का निर्माण देखने को मिल जाएगा। मतलब कि ये देखो, समुद्र का किनारा हो गया, उसके नीचे ये जो एक एटोल यहाँ पे ये बन गया, एक एटोल यहाँ पे ये बन गया। तो इस प्रकार से एटोल कोरल रीफ, ये इसका हो गया तीसरा टाइप हो गया एटोल का, कोरल रीफ का। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से जो कोरल रीफ है, समुद्र की नीचे की ओशियन सरफेस की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपको स्थलाकृतियां हैं देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि आज की क्लास में जो कोरल रीफ थे अपने, जो कोरल रीफ हैं आपके, उनके जो प्रकार हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशंस के द्वारा उनका निर्माण होता है या फिर कैसी दशाएं होनी चाहिए, और उसके टाइप्स के बारे में अपन ने पढ़ा। और उसके टाइप्स भी और उसकी कंडीशंस भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोरल रीफ का यहाँ पे अपन समराइज करें तो जो कोरल रीफ है आपका, वो मूंगे की चट्टान है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, वो मूंगा है, एक जानवर है, उसके एक्सक्रीटा से या फिर उसकी जो अस्थि पंजर से है उसका निर्माण होता है। और यहाँ पे मैंने
7 कंडीशंस यहाँ पे बताई, उसका टेम्परेचर, गहराई, ये सब चीजें, और 3 टाइप की अपन ने कोरल रीफ का यहाँ पे बताया, फ्रिंजिंग, बैरियर और फिर एटोल। तो इस प्रकार से ये कोरल रीफ का यहाँ पे चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर अगली क्लास में अपन नए एक चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।